Suppose hospital A admitted 21 less COVID infected patients than hospital B and all eventually recovered. The sum of recovery days for patients in hospital A and B are total 200 और 152 respectively. Average recovery days for patient admitted in hospital A was 3 more than the average in B than the number of admitted in A. Again an easy one from averages. एक ट्रेडिशनल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि कैलकुलेशंस थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक हॉस्पिटल ए है, एक हॉस्पिटल बी है. ए में बी से 21 लेस हैं इन्फेक्टेड पेशेंट्स, तो लेट्स अज्यूम ए में x है तो बी में x प्लस 21 होंगे. अगर बी के x मानेंगे तो ए के x माइनस 21 हो जाए. माइनस के बजाय मुझे थोड़ा प्लस में डील करना कंपैरेटिवली इजी लगता है. सेकेंड कह रहे हैं सम ऑफ रिकवरी डेज. ये तो पेशेंट्स हैं, तो डेज, रिकवरी डेज बेसिकली ए में लग रहे हैं 200 दिन, तो बी में लग रहे हैं 152 डेज. तो एवरेज रिकवरी डेज कितने हुए? एवरेज क्या होगा? 200 अपॉन एक्स, मतलब जितने भी दिन लगे अपॉन जितने पेशेंट्स थे फॉर ए. एंड बी का रिकवरी डे कितना होगा? रिकवरी का एवरेज दैट विल बी 152 अपॉन एक्स प्लस 21. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज डेज रिकवरी फॉर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ए वाज 3 मोर देन द बी, यानी ए का बी से 3 ज्यादा था, यानी ए माइनस बी 3 है. तो ए का रिकवरी का एवरेज माइनस बी के रिकवरी डेज का एवरेज दैट शुड बी इक्वल टू 3. बस इसे सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो आपका हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए होगा. इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना एक ट्रिकी काम है. हालांकि कई तरीके हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस होते तो ऑप्शन से भी कर लेते, बट सिंस ये टीटा क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये x प्लस 21 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस x को हम इस 152 से, सो इट विल बी 200x प्लस 200 इंटू 21 माइनस 152x दैट इज इक्वल टू, चलो अपॉन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, अपॉन x इंटू x प्लस 21 विच इज इक्वल टू 3. इसको अगला स्टेप यहाँ से लिखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड विल बी, ये 152x है, ये 200x है, सो इट विल बी 48x प्लस 200 इंटू 21. इसे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन में आसान रहेगा. दैट इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना है इनसे, तो 3 बाहर लगते हैं, अंदर हो जाएगा. पहले इस x को इस x से और इस x को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट्स x स्क्वायर प्लस 21x. फर्दर सॉल्व करेंगे तो 48x प्लस 200 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 21 इंटू 3 कितना होता है? 63x. इन सबको उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर, इसको भी उधर, सो विल बी एबल टू सॉल्व इट. ये बनेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 63x है, यहाँ 48x है, तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 50 13 ये 15x बचेगा, 15x. और ये 200 इंटू 21 राइट साइड में जाएगा तो इट विल बी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 200 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 0. इसमें एक चीज और अभी कर सकते हैं हम, वो क्या कि ये सारा थ्रू आउट 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं. जैसे ये 3 है, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 7 हो जाएगा. तो व्हाट विल बी लेफ्ट इज 3 कॉमन ले ले तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 200 इंटू 7 इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में. स्प्लिट करने के लिए आंसर आना चाहिए 200 इंटू 7. अब इसके फैक्टर्स लेट्स ट्राई. 200 इंटू 7 होता है 20 इंटू 10 इंटू 7, ये होता है 20 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7. हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 5 रहे. ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 40 एंड 75, दैट्स इट. एक नंबर 40 हो जाएगा, बड़े वाला जो नंबर होगा इसके फैक्टर होंगे प्लस 40 एंड माइनस 35x, प्लस का 40x एंड माइनस का 35x. अगर इसे ऐड करेंगे तो प्लस का 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200 इंटू 7 यानी 1400 आएगा. इसको आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, बट मैंने इसका डायरेक्ट भी मेथड बताया था कि जो फैक्टर करते हो ना आप प्लस 40 और माइनस 35, इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट रूट निकालने के लिए इन फैक्टर्स के साइन बदलिए, यानी ये माइनस 40 कर दीजिए, इसको प्लस का 35 कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 ही है, तो डिवाइड करके भी कुछ नहीं आएगा, तो ये एक्चुअली में एक्स की वैल्यूज होंगी माइनस 40 एंड 35. लेकिन पेशेंट्स हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकते कि माइनस 40 पेशेंट्स थे, तो एक्स की वैल्यू विल बी 35. इसका मतलब है
the number of patients admitted in hospital A, that was 35, which is our answer. So ये क्वेश्चन में इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है, इट्स ओनली दिस इक्वेशन यू नीड टू सॉल्व, जो आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो, आप हिडन ट्रायल से भी कर सकते थे एक्स की वैल्यूज ट्राई करके, बट इट्स एन नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन जो काफी आसान था एग्जाम में करना. Onion is sold for 5 consecutive months at a rate of 10, 20, 25, 25, 50 per kg respectively. A family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months, fixed amount, and then spends half that amount on onion for each of the next 2 months. Okay. The average expense for onion in rupees per kg for family over these 5 months. Oh my God. It's a very simple question from averages. Very simple. यार बिल्कुल 7th 8th क्लास के क्वेश्चंस है ये. एक बार मैं देख रहा था 7th 8th की बुक में डायरेक्ट कैट का क्वेश्चन दिया हुआ था. नंबर्स डिफरेंट थे लेकिन बहुत ही सिंपल. ये तो बहुत ही सिंपल है. मान लीजिए फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ मंथ है. फैमिली क्या कर रही है? पर केजी पहले महीने प्राइस है 10 रुपए किलो प्याज का, अगले महीने 20, अगले महीने 25, अगले महीने 25, फिर अगले महीने 50 रुपए किलो. वो कह रहे हैं पहले 3 मंथ के लिए उन्होंने इक्वल प्राइस, इक्वल एक फिक्स्ड अमाउंट स्पेंड किया है, और अगले 2 महीने के लिए फोर्थ और फिफ्थ में उसका आधा. तो इसमें सिंपल रिज्यूम कर लेते हैं कि जो प्राइस स्पेंड है फर्स्ट 3 मंथ वो 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए एंड 100 रुपीज. यहाँ तो फोर्थ एंड फिफ्थ में कितना कितना होगा? इसका हाफ, यानी 50-50 रुपए. और ये पर केजी प्राइस है, तो आप हम निकाल सकते हैं ना कि केजी में कितना हमने अनियन खरीदा होगा. फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज का खरीदा 10 रुपए किलो के हिसाब से, तो क्या आएगा? 100/10 यानी 10 केजी खरीदा. सेकंड में डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, 100/20 यानी 5 केजी खरीदा. थर्ड में डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 केजी. कैसे? 100/25. फोर्थ में 50 रुपीज के अनियन खरीदे हैं और 25 रुपीज केजी मिल रहा है तो 2 केजी खरीदे. एंड फिफ्थ मंथ में तो 1 ही किलो आया. तो टोटल देखिए 10, 5, 4, 2 और 1, इनको टोटल करूं तो इट विल बी 5, 4, 9, 10, 10, 20, 22 केजी हमने खरीदा है. और जो पैसे खर्च हुए हैं वो 100, 100, 100, 300 एंड दिस 100, 400 रुपीज खर्च हुए हैं. तो 400 में 22 रुपीज केजी आया है, तो पर केजी क्या प्राइस होगा? 400/22. इसे काटूंगा तो ये बैठेगा 200/11. एंड 1/11 हमें पता है परसेंटेज में 1/11 होता है 9.09%, राइट. तो ये बचेगा 2 इंटू 1/100/11 होता है वो परसेंटेज में, क्योंकि इंटू 100 होता है. सो 100/11 विल बी 9.09. आपको परसेंटेज आते तो कैलकुलेशन फास्ट होगी, एंड इट विल कम आउट टू बी 18.18 समथिंग, which will be option number C. So on an average expense on onion for last over these 5 months जो है वो approximately 18 रुपीज के करीब आएगा. It's a very easy question from averages. बहुत आसान था. पर केजी की कॉस्ट गिवन है, प्राइस मैंने मान लिया पहले 3 महीने 100 रुपए है, अगले 2 महीने 50 खर्चा हुआ. उससे हमने निकाल लिया भाई कितने कितने केजी अनियन आया होगा हर महीने. उससे टोटल केजी निकाला कि 22 केजी आया है, और टोटल खर्चा हुआ है 400, तो पर केजी 400/22, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 18 रुपीज के करीब आएगा. दैट विल बी आवर आंसर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच यू शुड नॉट मिस. In a football tournament, a player has played a certain number of matches, certain, पता नहीं कितने भाई, X, and 10 more matches are to be played. If he scores a total of 1 goal over the next 10 matches, एक गोल किया उसने अगले 10 मैचेस में, his overall average will be 0.15 goals per match. Okay. On the other hand, if he scores a total of 2 goals over the next 10 matches, his overall average will be 0.2 goals per match. The number of matches he has played. You can call this easy to medium level question from algebra. It's not a very difficult question. A काफी standard question है. Number of matches he has played. He has played, suppose करिए, इसको 2 तरीके हैं. एक तरीका है बिल्कुल ट्रेडिशनली, पहले मैं उसी से कर देता हूँ. ठीक है, ये हमारे सपोज करिए मैचेस हैं. He played matches. Okay, मैचेस हैं हमारे. सपोज उसने x मैचेस प्ले किए और उसके एवरेज जो गोल थे, ठीक है, ये भी कुछ तो मानने पड़ेंगे ना. लेट्स अज्यूम उसने एवरेज गोल किए थे y, तो उसके टोटल गोल हुए x into y. अब 10 मैचेस और हो गए, तो टोटल मैचेस हुए, मतलब अब हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल गोल्स अपॉन टोटल मैचेस, यही तो होता है एवरेज.
तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 10 मैचेस के बाद हिज ओवरऑल एवरेज इज 0.15, तो एवरेज होगी 0.15 विच इज इक्वल टू टोटल गोल्स कितने, पहले एक्स वाई गोल्स थे प्लस इस बार एक गोल और किया है तो एक्स वाई प्लस गोल्स होंगे अपॉन टोटल मैचेस, पहले एक्स मैचेस थे अब 10 मैचेस और है। उससे क्या इक्वेशन बन रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0.5x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। सेकेंड केस में ऑन द अदर हैंड अगर दो गोल किए हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारा एवरेज बन रहा है, दिस इज सॉरी 0.15 है, 0.15 आई एम सॉरी 1.5 है तो ये 1.5 हो जाएगा बॉस, दैट इज हाउ इट इज बिकॉज 1.5 थे ये अब 0.2 है तो 0.2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस दो गोल किए थे अपॉन एक्स प्लस 10 मैचेस हुए। इसका मतलब ये बन रहा है 0.2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2। ये फर्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन, या तो आप एक्स वाई को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वल कर दीजिए या फिर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करते हैं, सेकंड माइनस वन एक ही बात है। सेकंड माइनस वन करेंगे तो 0.2x में से 0.15x माइनस होगा तो 0.05x बचेगा, 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, दैट इज इक्वल टू ये एक्स वाई बिकॉज ये माइनस 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 हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 बचेगा तो 1 बचेगा, सो दैट इज इक्वल टू 0.05x इज इक्वल टू ये 1 में से ये 0.5 माइनस होगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे आएगा तो इट विल बी 0.5 ओनली, so x will be 0.5 upon 0.05। अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं तो आपको पता होगा इसके दो डेसिमल हटाने तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसका एक डेसिमल हटाने तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये डेसिमल हट गए, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, सो x will be 10 एक्चुअली, दैट विल बी आवर आंसर, क्योंकि हमारे जो पहले मैचेस थे जो उस बंदे ने खेले हैं वो 10 मैचेस खेले हैं, दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। दूसरा तरीका है जो हमारा अनकन्वेंशनल मेथड है, वो थोड़ा फास्ट होता है लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है काफी केसेस में। तो इसमें देखते हैं, देखिए मान लीजिए उसके पास कुछ मैचेस रहे होंगे, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगले 10 मैचेस में वो 10 मैचेस और होते हैं प्लस 10 एंड इसमें कुछ एक रन बस सिर्फ क्या बना रहा है, एक गोल कर रहा है, 1 गोल, ये गोल है, और जो एवरेज हो रही है वो 0.15 बन रही है। अगर ये प्लस 10 में 2 गोल करता तो एवरेज होती 0.2 गोल्स। अब देखिए 10 मैचेस में उसने 2 गोल किए, इसका क्या मतलब है, 10 मैचेस में 2 गोल का मतलब है ऑन एन एवरेज तो उसने 0.2 गोल्स ही किए ना, बिकॉज 10 मैचेस में 2 गोल यानी 2/10 यानी 0.2 गोल्स पर एवरेज। एक्चुअली में इस 10 मैचेस में 2 गोल करने से उसकी एवरेज कुछ चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज 2 मैचेस में सॉरी 10 मैचेस में 2 गोल किए तो एवरेज 0.2 ही तो बनी है, तो 0.2 तो इसमें है ही। इसका मतलब यहां से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसकी पहले भी एवरेज 0.2 ही रही होगी, दैट इज द कैच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है देन इट्स वेरी सिंपल कि इन 10 मैचेस में उसने 2 किए तो ऑन एन एवरेज 0.2 ही उसने गोल किए हैं और ओवरऑल एवरेज भी 0.2 बन रही है, यानी इन 2 गोल्स के आने से ना तो एवरेज बढ़ी है ना घटी है, कुछ भी नहीं हुआ, एवरेज चेंज ही नहीं हुई। ऐसा सिर्फ तब होता है जब पहले भी वही एवरेज रही हो और जो नए गोल्स आए हैं उनकी भी एवरेज सेम हो, यानी पहले एवरेज जो थी 0.2 थी। अब ये आगे हम इससे कर सकते हैं, ये हमको एवरेज पता चल गया, अब इनिंग्स चाहिए तो क्या करेंगे, जब ये 10 मैचेस में एक गोल किया था है ना तो उसको 0.15 एवरेज मिली थी, इसका मतलब है 0.15 एवरेज कैसे होती है, यानी इन सब ने अपने हिस्से से 0.05 दिया होगा, हर ने दिया होगा तभी तो इनके पास 0.15 बचा होगा। ये डेसिमल की वजह से भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, वरना हम डेसिमल हटा भी सकते हैं, वी कैन से कि ये 15 है ये 20 है, इससे भी कर सकते हैं, बट आप इससे भी समझने की कोशिश करिए कि हर एक ने 0.05 दिया होगा तब जाके उनके खुद के पास भी 0.15 बचा होगा। अब इसको कितने गोल की जरूरत थी, बिकॉज 10 में एक तो इसने कर लिया था, ऑन एन एवरेज अगर 1.5 है सॉरी 0.15 है तो 10 के हिसाब से इसका टोटल 1.5 होना चाहिए, तो टोटल 1 तो था तो 0.5 और चाहिए, और हर एक जो है वो 0.15 दे रहा है, तो अगर मुझे 1.5 चाहिए और हर कोई मुझे 0.15 दे रहा है तो आई नीड 10 इनिंग्स एक्चुअली, तो यहाँ पे 10 इनिंग्स रही होंगी जिससे मुझे
ये 0.1515 मिला ताकि मैं 0.5 और बना सकूं और मेरा जो टोटल है वो भी 1.5 हो जाए। ठीक है, तो आप इसे कैसे भी समझ लीजिए, बिकॉज हर एक ने 0.5 दिया है और 5.5 चाहिए, उस हिसाब से भी समझ सकते हो 0.5 चाहिए और हर एक 0.05 दे रहा है। इसका मतलब है 10 लोगों से या 10 इनिंग से उसने लिए होंगे, दैट इज आवर आंसर। बिकॉज ये 0.5 जो है वो दिया जा रहा है ताकि इसके पास टोटल 5 यानी 0.5 और हो जाए 10 मैचेस के लिए। सो इसके लिए 10 इनिंग्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये जो सेकंड वाला मेथड है ये कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, सो यू कैन यूज द फर्स्ट मेथड जो काफी इजी है, ट्रेडिशनल मेथड है, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द मेथड क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं है, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। The arithmetic mean of scores of 25 students in an exam is 50. 5 of these students top the examination with the same score. 5 बच्चों ने टॉप किया और सबका सेम स्कोर है। If the scores of the other students, other मतलब बचे हुए 20 students, they are distinct integers. इन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। With the lowest being 30, then the maximum possible score of toppers is. This is again an easy question, guys. You can say it's from algebra or number system. ये common sense को question है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, but it's a very easy question. देखिए एवरेज का भी क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, बट इट्स वेरी इजी। एक्चुअली में एवरेज का है, मीन अर्थमेटिक मीन है, तो 25 स्टूडेंट का एवरेज है 50। इसका मतलब 25 इंटू 50 यानी टोटल स्कोर हुआ 1250। ये टोटल हुआ। अब वो कह रहा है 5 बच्चे टॉपर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इन सबका इक्वल स्कोर है एक्स 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 एक्स, राइट। जो बच गए ना वो 20 बच्चे, उनका स्कोर क्या है, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, और लोएस्ट सबसे कम 30 पॉसिबल है। अब मैक्सिमम इन टॉपर्स का स्कोर कब होगा, जब ये बाकी के जो 20 स्टूडेंट्स है ना इनका स्कोर मिनिमम होगा, और मिनिमम हम 30, एक का 30 कर सकते हैं। अब दूसरे का आप 30 कर ही नहीं सकते, अगले का 31 करना पड़ेगा, अगले का 32, फिर 33, फिर 34, इस तरीके से, क्योंकि डिस्टिंक्ट रखने हैं। तो जो 20th स्टूडेंट होगा उसका स्कोर होगा 49। 30 प्लस 19। अब इसमें कुछ लोग 30 प्लस 20 कर सकते हैं 50। अगर आप 30 इंक्लूड कर रहे हो ना तो 50 तक आपके 21 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 20 नहीं होंगे। तो 30 से 49 तक आपके स्कोर होंगे एंड ये 20 स्टूडेंट्स के स्कोर होंगे। तो इनका टोटल मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि एक नॉर्मल एपी है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने स्टूडेंट है ये 20, तो 20 टर्म्स है। अब इससे आप काट लीजिए, ये 10 हो गया, 30 प्लस 49 79 इंटू 10 इज दिस इज 790। तो 790 इन 20 स्टूडेंट्स का मिनिमम पॉसिबल स्कोर है। तो 1250 में से अगर ये 790 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा 460 मार्क्स। 460 जो है ये मेरे इन 5 स्टूडेंट्स का टोटल होगा, यानी 5x मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि सबका बराबर है, यानी 5x इज इक्वल टू 460। तो एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर बैठेगा 460 बाई 5, विच इज 4 9 जा 45 एंड 4 2 जा 10, यानी 92 जो मार्क्स है वो मैक्सिमम पॉसिबल है किसी भी टॉपर के, क्योंकि सबके इक्वल स्कोर है। सो इट इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। आपको करना क्या था, आपको बस 25 स्टूडेंट का एवरेज गिवन है, टोटल निकालिए। 20 स्टूडेंट का बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक का 30 नेक्स्ट का 31, तो हो सकता है आप 50 तक चले जाओ, विच इज रॉन्ग, वरना 21 हो जाएगा। आपको 49 तक ही जाना पड़ेगा क्योंकि 30 और इसमें इंक्लूडेड है 30, तो प्लस 19 और करना होता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी 30 तो है ही, एक स्टूडेंट ये हो गया, 19 और हो गए, तो 20 ऐसे होता है। एंड फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इंटू हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 790 आ गया मेरे इन 20 स्टूडेंट्स का टोटल। तो बाकी 5 का निकाल सकते हैं, 1250 में से 790 माइनस किया 460, तो एक का स्कोर हो गया 460 बाई 5 यानी 92। यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, बट मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजीली इन कैट एग्जाम। One part of a hostel's monthly expenses is fixed and the other part is proportional, जिसे वेरिएबल भी कहते हैं, कि वैरी करता है टू द नंबर ऑफ बोर्डर्स, के कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से वैरी करता है। द हॉस्टल कलेक्ट 1600 रुपीज पर मंथ फ्रॉम ईच बोर्डर। हर स्टूडेंट से या रहने वाले से 1600 रुपए पर मंथ जो है वो कलेक्ट करता है हॉस्टल। द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 50,
द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज 200 रुपीज पर बोर्डर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 50 लोग रह रहे हैं और हर एक से 1600 रुपये वो चार्ज कर रहा है, तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो 1600 रुपये हर एक से ले रहा है और 200 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो 1400 रुपीज हो रहा है। तो 1400 जो है उसका खर्चा बढ़ रहा है। फॉर 50 स्टूडेंट्स वो खर्चा होगा 1400 प्लस 50। ये टोटल एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। प्लस इसमें प्रोपोर्शनल या वेरिएबल वाले हैं, वो 50 बच्चों के होंगे, 50 इंटू वी। वेरिएबल एक्सपेंस है, एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, एक वेरिएबल है। ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन वेरिएबल जो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी 2 होंगे स्टूडेंट तो ये 2 भी हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 भी हो जाएगा, 10 होंगे तो 10 भी हो जाएगा, ऐसे 50 होंगे तो 50 भी हो जाएगा। सो आई कैन राइट f प्लस 50v इज इक्वल टू, ये हो गया 14 पंजे 70, 70,000। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि अगर when the number of boarders is 75, the profit of the hostel is 250 per boarder। अगर 75 बोर्डर्स हैं, राइट, तो प्रॉफिट 250 रुपये हो रहा है। चार्ज अभी भी 1600 कर रहा है, तो 1600 माइनस 250 कितना होता है, 1350, 1350। ये खर्चा बैठ रहा है क्योंकि 250 रुपये पर हेड, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। 1350 खर्चा आ रहा होगा और 250 रुपये 250 जो है वो बच रहे होंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस जो होंगे वो होंगे 350 इंटू 75। दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड प्लस कितने स्टूडेंट्स का वेरिएबल है इस बार 75। So that should be equal to, मैं ये बार बार ना लिखने के बजाय यहाँ लिख रहा हूँ। So this should be equal to 0, 135 into 75 we can do, and we'll get is 101,250। okay, वो जीरो हमने यहाँ लगा लिया था। So it should be 101,250। 1,01,250 रुपए जो है वो बैठ रहे हैं। सो इससे हमें फिक्स्ड और वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाएंगे। हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर हम करेंगे तो ऊपर वाले के साइन बदलेंगे, इट विल कैंसिल आउट, एंड 75v माइनस 50v इज 25v। दैट शुड बी इक्वल टू, कितना हो गया, 31,250, राइट। इससे अगर मैं v की वैल्यू निकालू, यहीं पे निकाल देता हूँ, v इज 31,250 अपॉन 25, सो विच इज 1,250। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हुआ 1250। अब इस 1250 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में डाल देते हैं, उससे फिक्स्ड आ जाएगा। तो फिक्स्ड प्लस 50 इंटू 1250 शुड बी इक्वल टू 70,000। तो फिक्स शुड बी 70,000 माइनस, ये हो गया 00, 625। ओके, so this is nothing but 500, 7,500। that is my fixed expense। तो फिक्स्ड एक्सपेंस ही हो गया, वेरिएबल ही हो गया। वो पूछ रहा है व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 80, तो प्रॉफिट क्या होगा। अब यहीं पे कर देता हूँ मैं, अगर बोर्डर्स 80 होंगे देन द एक्सपेंस विल बी फिक्स्ड विच इज 7,500 प्लस वेरिएबल जो मेरा है वो 1250 है पर स्टूडेंट। 80 होंगे तो इनटू 80, सो दैट विल बी माय एक्सपेंडिचर, राइट। सो 7,500 प्लस ये कितना हो गया, 00, 40, 16, 0, 2, 1,00,000, right? So the total is 1,75,000। That should be my expense। और अगर मैं 1600 रुपये पर मंथ 80 स्टूडेंट से चार्ज करूंगा, so what I'll get is, मेरा जो रेवेन्यू होगा that will be 1,600 into 80, which is 16 128, 1,28,000। ये रेवेन्यू 1,28,000 और एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों आ रहा है बॉस। ओके, दिस इज नॉट डन। 7,500 प्लस ये 1,00,000 था, तो 20570, ये 1,07,500 था, सॉरी बॉस। सो दिस इज रेवेन्यू एंड दिस इज एक्सपेंडिचर। आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा, एंड प्रॉफिट इज 20,500, विच इज ऑप्शन नंबर सी। दैट विल बी माई आंसर। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। We need to be very careful about calculations, otherwise you can call this a question, this question from easy to medium level। It's an easy question जो काफी स्टैंडर्ड है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, so we need to be careful about this। ये जो गलती यहाँ पे हमने कर दी थी कि 1,00,000 में 75,000 ऐड कर दिया और 1,75,000 बना दिया। इट्स नॉट 75,000, 7,500, 7,500। so we should be careful about these mistakes। बाकी इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए।
बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम वेरी इजीली. So among 100 students, X1 have their birthdays in January, X2 have birthdays in Feb, X3 have birthdays in March, and so on. And X0 is equal to maximum of X1, X2 up to X12. Up to X12 मतलब 12 months. ये months के लिए. Then the smallest possible value of X0 is X0 की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना. देखिए पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि a इज इक्वल टू मैक्स ऑफ p कॉमा c, ठीक है, एंड b प्लस c मैंने आपको दिया सपोज करिए 4, और मैं बोल रहा हूं कि आपको a की मिनिमम वैल्यू बताएं. इसका क्या मतलब है? सी बिकॉज आप b और c को जो भी वैल्यूज दोगे, b प्लस c 4 है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो ये 0 4 हो सकता है, या फिर ये 1 3 हो सकता है, ये 2 2 हो सकता है, राइट, ये 3 1 हो सकता है, या 4 0 हो सकता है. इसी तरीके से ये 4 हो सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब अगर आप इन दोनों को b और c को कुछ भी इनमें से वैल्यूज दोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज आएगा. और आपको चाहिए a कि वो मिनिमम आए. ऐसा कौन से केस में होगा? ऐसा सिर्फ उस केस में होगा जब हम इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर दें. देखिए मान लीजिए अगर आप 0 4 दोगे तो मैक्स ऑफ 0 4 जो होगा वो आपका 4 आएगा. इसका मतलब a की वैल्यू 4 आएगी. लेकिन आपको a की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए मिनिमम. तो आप क्या करिए कि आप b c को इक्वल वैल्यूज दे दीजिए 2 2. इससे क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 2 2 भी 2 ही आएगा, मतलब जो भी दोनों में बड़ा है वो आंसर होगा. तो a जो है वो 2 होगा. सो दैट इज द ओनली मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि हम सारे नंबर्स को इक्वल वैल्यूज देते हैं. तो सेम तरीके से जब हमारे पास x0 है, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ हमारे पास फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और 12th मंथ. इन सब मंथ में मैं इक्वल बच्चे डाल दूं, और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं कितने? 100 स्टूडेंट्स. अब 100 स्टूडेंट्स को अगर आप 12 मंथ्स में बराबर बराबर बांटोगे तो 12 8 जा 96 होता है, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा. 12 8 जा 96, 12 8 96. तो आप क्या करोगे? 8 8 8 अप टू 12, 12 बार 18 नहीं, ओनली 8, ठीक है. 8 8 8 स्टूडेंट्स आप 12 मंथ्स में डाल दो. लेकिन अभी ये तो 96 स्टूडेंट्स हुए, तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स और बच गए? 4 और. तो 4 आप क्या करिए? +1 +1 +1 +1 आप पहले 4 मंथ्स में और कर दीजिए. तो आपके जो स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए 9 9 9 9, और बाकी सब में 8 8 8 8 8. ऐसे 12 मंथ्स में आप स्टूडेंट्स को डिवाइड करिए. तभी आपकी ये जो x0 है ना, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल होगी. तो आपका आंसर राइट हैंड साइड में मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज, यानी इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो आपका आंसर होगा. तो मैक्सिमम 9 है. तो x0 की जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल होगी वो सिर्फ 9 होगी. सो योर आंसर विल नथिंग बी ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज 9. In a group of 10 students, the mean of the lowest 9 scores is 42, while the mean of the highest 9 scores is 47. Okay. For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by. So we need to find maximum possible mean. Mean का मतलब है average कितनी है, और minimum possible mean यानी उसकी average का difference. Maximum minimum से कितना बड़ा है average. It can be considered a medium level question. Easy to medium अगर आप ये concept जानते हैं, otherwise it will be medium for you. It's not a very difficult question, लेकिन आपको average के ये concepts आने चाहिए. ठीक है. 10 students का एक group है. Mean of the lowest 9 scores is 42. यानी जो सबसे नीचे क्लास में 9 बच्चे हैं ना, उनका मीन यानी एवरेज 42 है. तो टोटल स्कोर क्या होगा?
टोटल स्कोर होगा 9 बच्चों का मीन है 42, तो 9 इंटू 42 तो 9 बच्चों का स्कोर हुआ, और प्लस एक बच्चा ऐसा होगा जिसका हाईएस्ट स्कोर रहा होगा, जो टॉपर होगा, क्योंकि ये 9 क्लास में 10 ही तो बच्चे हैं, 9 सबसे नीचे हैं और एक 10वां रहा होगा। सिमिलरली दूसरे केस में मीन ऑफ द हाईएस्ट 9, यानी जो क्लास में 9 सबसे ऊपर थे उनका स्कोर मीन है 47, तो टोटल स्कोर रहा होगा 47 इंटू 9 या 9 इंटू 47 एक ही बात है, प्लस एक बच्चा जो लोएस्ट स्कोर जिसका रहा होगा। सिंस ये दोनों टोटल स्कोर है, सो वी कैन इक्वेट दिस। अगर मैं इक्वेट करूं, L को इधर ले जाऊं और इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में, तो इट विल बी H माइनस L विच इज इक्वल टू 9 कॉमन 5, 9 5 45। तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर में 45 का डिफरेंस होगा। दैट इज वन व्हाट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। आपको ये बात समझ आनी चाहिए। अब मैक्सिमम पॉसिबल मीन और मिनिमम पॉसिबल मीन हम निकालते हैं। देखिए टोटली है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसी को यूज करके हम ये करेंगे। कैसे? अगर अब देखिए 9 बच्चे जो लोएस्ट स्कोर है उनका एवरेज 42 है, तो 9 इंटू 42 ये तो उनका टोटल हुआ 9 बच्चों का। अब अगर मुझे H की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, तो यहाँ से देखिए H क्या होगा, H इज इक्वल टू L प्लस 45। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? अगर 9 बच्चों में लोएस्ट स्कोर 42 है, तो सबसे ज्यादा लोएस्ट की वैल्यू पॉसिबल है 42, जिसका सबसे कम स्कोर है वो भी 42 ही रहा हो। तो हाईएस्ट की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 42 प्लस 45 विच इज 87। ये हाईएस्ट की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके 87 से ऊपर मार्क्स नहीं आ सकते। अगर ये कंडीशन सारी ट्रू है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो हम यही मान के चलते हैं। तो ये तो 9 लोगों का स्कोर हुआ, प्लस हाईएस्ट हुआ 87, तो ये हुआ टोटल स्कोर। और एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं? डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरा एवरेज हुआ, ठीक है, ये मेरा हाईएस्ट एवरेज होगा क्योंकि एचएस में हाईएस्ट है। अगर इसे सॉल्व करके देखूं तो ये आएगा 378 प्लस 87 बाय 10 which is 46.5। एक मीन ये आएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम मीन है एक्चुअली, मैक्सिमम पॉसिबल मीन, क्योंकि इसमें हमने हाईएस्ट वैल्यू ली है एच की जो पॉसिबल है। दूसरा केस है हमारा राइट हैंड साइड वाला। इसमें क्या है कि हाईएस्ट जो 9 स्कोरर है उनका एवरेज 47 है, तो उनका स्कोर हुआ 9 इंटू 47 प्लस, अब यहाँ मुझे लोएस्ट स्कोर चाहिए, प्लस लोएस्ट है। अब लोएस्ट वैल्यू इसी इक्वेशन को फिर से देखिए, इसे लेफ्ट में लिख देते हैं। लोएस्ट स्कोर क्या पॉसिबल है? लोएस्ट स्कोर होगा, एल को उधर ले जाऊं और 45 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बी लोएस्ट इज इक्वल टू एच माइनस 45। और हाईएस्ट स्कोर की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? हाईएस्ट स्कोर की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम 47 पॉसिबल है, तो 47 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 2। तो लोएस्ट स्कोर की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 2 पॉसिबल है, यानी जिस बंदे का सबसे कम स्कोर है ना उसका सबसे कम स्कोर 2 पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर मैं +2 कर दूं तो ये भी टोटल स्कोर है। अगेन ये सेम चीज है, टोटल TOTAL, टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज एवरेज। तो हम ये एवरेज ही निकाल रहे हैं, तो टोटल अपॉन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो एवरेज कितना हो गया? 423 प्लस 2 बाय 10 just 420, 5 by 10 which is 42.5। ये मिनिमम पॉसिबल मीन या एवरेज है। इन दोनों का डिफरेंस बताना था, 46.5 माइनस 42.5, तो मीन डिफरेंस क्या हुआ? 4। so that is our correct आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो मीडियम कैटेगरी का है, इसे दोबारा से देखिए, बिकॉज इसमें क्या है कि 2 केसेस बन रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले स्कोर। लेफ्ट हैंड साइड वाले स्कोर में एच की मैक्सिमम वैल्यू डाल के देखिए, सॉरी एच की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, उसके लिए एल की मैक्सिमम वैल्यू 42 हमने सब्स्टिट्यूट की थी, क्योंकि इससे ज्यादा एल हो नहीं सकता। एवरेज 42 है तो सबके 42 42 42 रहे होंगे, इससे ऊपर सबसे कम वाले का पॉसिबल ही नहीं है स्कोर। इससे हमें एच की हाईएस्ट वैल्यू 87 मिली थी, इससे हमने एक एवरेज निकाली या मीन, वो हमारा मैक्सिमम मीन है। दूसरा केस राइट हैंड साइड वाला था, इसमें हमने एल की मिनिमम वैल्यू यूज की। एल की मिनिमम के लिए हमने ये वाली कैलकुलेशंस की थी, एच माइनस 47 एल है,
उसके लिए हमने h की मिनिमम वैल्यू लगाई 47 माइनस 45, जिससे हमारे लोएस्ट स्कोरर की मिनिमम वैल्यू या मिनिमम स्कोर 2 आया, उसको हमने यूज किया और एवरेज निकाला, तो उससे एवरेज आया 42.5 और दोनों एवरेजेस का जो डिफरेंस है 4 है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप एक दो बार सॉल्व करिए, वीडियो को एक दो बार देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी कैट कई बार पूछता है, सो यू शुड बी वेरी comfortable with these kind of questions. A batsman played n+2 innings and got out on all occasions. His average score in these n+2 innings was 28 runs, and he scored 38 and 15 in the last 2 innings. The batsman scored less than 38 in each of the first n innings. Okay, जो हमें पता नहीं है कितनी n है, ये हमें निकालना होगा। जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से निकल जाएगा कि n की वैल्यू क्या है, मतलब ये n इनिंग्स का क्या मतलब है। In these n innings, his average was 30, lowest score was x, the smallest possible value of x. You can call this a medium level question. अब इसे तो easy नहीं कह रहे हम, it's a medium level question from averages. हालांकि ये भी बहुत difficult नहीं है अगर आप average को concept समझते हैं। इसे हम traditionally solve नहीं करेंगे, average के concept से करेंगे। n+2 innings में जो एवरेज था किसी बैट्समैन का, वो हमें यहाँ पे दिया गया 29 रन था, यानी n+2 इनिंग्स में उसने 29 रन बनाए थे। अब जो लास्ट की 2 इनिंग है, मतलब n+2, n के बाद 2 इनिंग्स और है, उसमें उसने 38 and 15, 38 plus 15 is 53 रन बनाए। लेकिन अगर एवरेज के हिसाब से देखूं, एवरेज 29 का क्या मतलब है, हर एक ने 29 29 29 बनाया ना, तो यहाँ पे इन दोनों को 29 + 29 58 टोटल दिया गया है। इसका मतलब है ये 53 रन लेकर आए होंगे दोनों मिलके, लेकिन एवरेज में आने के लिए इन्होंने 5 रन और लिए हैं, और वो 5 रन बाकी इनिंग से उधार लिए जाते हैं, बिकॉज जब आप एवरेज का पार्ट होते हो। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि कोई आता है, मान लो 53 रन लेकर आया है और एवरेज के बाद उसके 58 हो जाए, क्योंकि 29 29 हो जाएंगे ना, 2 इनिंग्स है, तो ऑब्वियसली इसको 5 और चाहिए ना, वो 5 ये लोग बाकी देते हैं बराबर बराबर। ठीक है, तो ये बाकी देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, उससे पता चलेगा। अब वो कह रहा है बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 इन एन इनिंग्स। ओके, इनमें उसने हर इनिंग में 38 से कम स्कोर किया है, और इन एन इनिंग्स की जो एवरेज है वो 30 है। हियर इज द कैच, जो हमारे एन इनिंग्स थी ना, उनकी एवरेज थी 30। अब ये 2 आने से क्या हुआ, एवरेज कम हो गई, 29 हो गई ना एवरेज, एन इनिंग्स में 30 थी, n+2 में 29 हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 53 से 58 करने के लिए इसने 5 रन लिए। हर एक के पास पहले 30 30 अगर स्कोर था, तो अब 29 29 हो गया ना, यानी हर इनिंग ने इस 53 को 58 बनाने के लिए 1 एवरेज 1 रन दिया होगा। एक नॉर्मल एवरेज का कॉन्सेप्ट है यार, बिकॉज अगर पहले इनके पास 30 थे एन लोगों के पास, अब 2 लोग और आ गए और सबके पास 29 29 हो गए, ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि ये जो भी एन लोग थे ना, इन्होंने हर एक ने अपने हिस्से से एक एक रन दिया कि भाई ये तुम ले लो, ताकि तुम्हारे भी हमारे बराबर हो सके। तो अब इनको जरूरत थी, इनके पास 53 तो ऑलरेडी थे, 29 एवरेज के लिए इनको 58 चाहिए थे ना, इनको 5 की जरूरत थी। तो ये जितने भी एन लोग थे, हर एक ने एक एक दिया, तब जाके इनके पास 5 हुए। तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप मेंटली बता सकते हो। ऑब्वियसली एन की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि 5 इनिंग, हर इनिंग एक एक रन दे रही है और इनको 5 रन मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू 5 ही होगी ना। 5 ही तो इनिंग रही होंगी जिन्होंने एक एक रन इनको दिया होगा, ताकि 5 रन इनके पास हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है एवरेज का, अगर आप इसे समझते हो तो आप बहुत जल्दी ये नंबर्स निकाल सकते हो कि इनकी वैल्यू क्या है। अदरवाइज आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो ये वो बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको काफी क्लियर होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इसे पॉज करके दोबारा से देखिए, मैं एवरेज का वीडियो भी शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को आप देख के एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, एंड उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। एनीवे, अभी तो हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे n जो है वो 5 मिल गया। इसका मतलब है पहले 5 इनिंग रही थी, 1 2 3 4 एंड 5 मान लीजिए, बिकॉज n की वैल्यू 5 आ रही है इस इंफॉर्मेशन से, और इसकी एवरेज 30 थी। एवरेज 30 का मतलब है 5 इनिंग में टोटल रन कितने रहे होंगे,
5 into 30। एवरेज का मतलब होता है सब में ऑन एन एवरेज 30 30 30 30 30 यानी 150 हमारे टोटल रन्स रहे होंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने हर एक इनिंग में 38 से कम बनाए हैं, ठीक है, किसी एक इनिंग में लोएस्ट स्कोर x है, तो x की जो लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है। मान लीजिए ये वाली इनिंग x वाली है जिसमें इसने x रन बने, ये लास्ट इनिंग, तो इसको स्मॉलेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली ये चारों इनिंग को हाईएस्ट करना पड़ेगा कि जितना मैक्सिमम यहाँ रन बनाएंगे उतने कम यहाँ बनेंगे। अब मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 38 से ज्यादा नहीं बन सकते। 38 से ज्यादा क्या, उसने बोला कि लेस देन 38 है, तो ऑब्वियसली वी कैन अज्यूम, वी कैन टेक कि 37 इस इनिंग में बना है, 37 इसमें, 37 इसमें, 37 इसमें, क्योंकि 38 से कम में मैक्सिमाइज ये करना पड़ेगा ना, तभी तो एक्स मिनिमम होगा। अगर मैं इनका टोटल करूं 37 37 37 चार इनिंग्स में, तो ये टोटल बैठता है 148, और एक्स बनाए होंगे दूसरी लास्ट की इनिंग में, और ये जो टोटल है ये 150 होना चाहिए, क्योंकि पांचों इनिंग के मिला के तो 150 है, और चार इनिंग में मैक्सिमम 148 बना सकते हैं। तो एक्स की जो मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो 2 है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो दैट विल बी आवर आंसर। एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीडियम लेवल, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि n+2 इनिंग्स में एवरेज 29 है और n इनिंग्स में एवरेज 30 है, इससे हम ये समझ जाते हैं कि ये जो 2 इनिंग्स आई है इसकी वजह से एवरेज एक कम हुई है, यानी जो भी लोग n थे इन लोगों ने एक एक रन अपनी इनिंग में से इन दोनों को दिया ताकि एवरेज बराबर हो सके। एवरेज का मतलब ये होता है, इसीलिए तो हम इसको रॉबिनहुड का कॉन्सेप्ट कहते थे कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांटा जाता है ताकि सबको बराबर हिस्सा मिल सके। तो इन एन ने हर एक में एक एक रन दिया होगा, तब जाके इनके पास 29 यानी टोटल 58 हुए होंगे, और 53 तो उनके पास थे ही। तो अगर हर इनिंग एक एक दे और इनको 5 मिले तो कितनी इनिंग रही होंगी, ऑब्वियसली 5 ही इनिंग रही होंगी, बिकॉज हर इनिंग ने एक ही रन तो दिया है। जो एवरेज में डिक्रीज है 30 से 29 वो एक ही है। इससे हमें एन की वैल्यू 5 पता चल गई थी। एन की वैल्यू 5 पता चलने के बाद हमने ये देख लिया था, क्वेश्चन में गिवन था कि इन 5 इनिंग्स का एवरेज 30 है, तो टोटल स्कोर 150 रहा होगा, और किसी भी इनिंग में 38 से ज्यादा रन, 38 से कम स्कोर होना चाहिए, तो हमने चार इनिंग्स में मैक्सिमम 37 37 37 लिया, ताकि फिफ्थ इनिंग जो हमारी एक्स है वो मिनिमाइज हो सके। अगर आपको इसको मिनिमम करना है तो ऑब्वियसली बाकी सबको मैक्सिमम करना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया। तो 4 इनिंग में 148 रन ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है, जो ऑप्शन नंबर बी था। तो दैट वाज आवर आंसर। अगर आप कॉन्सेप्चुअली करोगे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। एक बार आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, या फिर हमारा एवरेजेस का कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए, उसे समझ के दोबारा ट्राई करिए, एंड you should be able to solve it. Dick is thrice old as Tom and the Harry is twice as old as Dick. If their age is one less than the average of all three, the Harry की age, यार this is again very easy question. From averages है लेकिन बहुत easy question है। अब आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड है, टॉम डिक एंड हैरी, राइट। डिक जो है वो थ्राइस ओल्ड एज टॉम है, लेट्स अज्यूम ये 1 साल का है, तो ये इससे 3 गुना 3x का है। जो हैरी है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक है, यानी ये इससे डबल। अगर ये 3x का है तो ये डबल, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो ये 6x का होगा। अब जो डिक की एज है विच इज 3x, राइट, वो इन तीनों की एवरेज से 1 साल कम है। इन तीनों की एवरेज क्या होगी, तीनों का टोटल कर दीजिए, 6x प्लस 3x प्लस x इज 10x डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द एवरेज एज। तीनों को टोटल कर दिया, 6x 3x एंड x, 6 and 3 is 9 and 1 10x upon 3। अब एवरेज से एक कम है डिक की एज, तो एवरेज माइनस डिक की एज इज इक्वल टू 1। एवरेज क्या है 10x upon 3 माइनस डिक की एज क्या है 3x विच इज इक्वल टू 1। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 10x माइनस 9x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 10x माइनस 9x x होता है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3 आ गया। हैरी की एज क्या है भैया, हैरी की एज 6x है, तो 6 इंटू x की वैल्यू डाल दीजिए 3, 6 3 is 18 years हैरी की एज है। दैट इज आवर आंसर एंड यू कैन राइट दैट। इट्स अ क्विक क्वेश्चन, एनी सिंपल क्वेश्चन यार।
यार आप आराम से 7 8 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कैट में कर सकते हो, अगर शांति से, शांत मन से, शांत चित्त से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को अगेन, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन।